पहली किस्त के आगाज में सल्तनत उस्मानिया के बहादुर जानशीन सुल्तान महमद का तारुफ कराया जाता है, जिसे फातेह रूम और फातेह कुस्तुनतुनिया कहा गया है। दिखाया जाता है कि एक सहरा में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों को खंदक खोदते हुए दिखाया जाता है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी तशरीफ़ लाते हैं और वो खंदक के मुताल्लिक़ पूछते हैं तो एक मुसलमान सिपाही बताता है कि एक बड़ी चट्टान की वजह से काम रुका हुआ है। इसी दौरान पता लगता है कि रसूल अकरम तशरीफ़ लाए हैं और तमाम मुसलमान पुरजोश होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से चट्टान पर ज़रब लगाते हैं जो रेज़ा रेज़ा हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे के मुताबिक हज़रत अबू अय्यूब अंसारी शहर में बैठे मुसलमानों को हौसला देते हैं और कहते हैं कि मायूस न हो। फिर बताया कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि कैसर व किस्रा, मदाइन, यमन और शाम पर मुसलमान हुक्मरानी करेंगे और ये भी फरमाया कि कुस्तुनतुनिया ज़रूर फतह होगा, उसका फातेह बहुत बाकमाल होगा और उसका लश्कर भी शानदार होगा। एक कमसिन बच्चा पूछता है कि वो अमीर कौन होगा? जवाब आता है कि अल्लाह बेहतर जानता है। इसके साथ ही मंजर बदलता है और हम सुल्तान महमद को एक जंगजू के रूप में देखते हैं। यहाँ वो और उनकी फौज मुकाबले के लिए तैयार खड़ी होती है। उनके मुखालिफत में शहजादा औरहान हैं जो सुल्तान महमद की जगह लेने के लिए रियासत से बगावत पर उतर आए हैं। शहाबुद्दीन सुल्तान महमद से पूछते हैं कि क्या वो हमले का आगाज करें। इस पर सुल्तान इन्हें रोक देते हैं। चांदरली हलील पातशाह और दीगर वज़रा सुल्तान के सामने मौजूद एक नई तोप के मॉडल पर हैरान होते हैं। सुल्तान महमद को एहसास होता है कि उनका मुखालिफ उरहान अकेला नहीं है, बल्कि बाज़ंतीनी सिपाही भी उसके साथ हैं। जासूसों ने ये इत्तला नहीं दी थी। इस पर सुल्तान फैसला करते हैं कि शहाबुद्दीन आकुंजी आगे से हटाए जाएं और जानसार आगे लाए जाएं। औरहान हलील पाशा के सामने खड़ा होकर ताना देता है कि चांदरली को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो खुद को सुल्तान कहने वाले के इशारों पर नाच रहा है। तो औरहान खुद को सुल्तान का हकदार कहता है। हलील पाशा औरहान को मशवरा देते हैं कि वो सुल्तान महमद के सामने सर झुका दे और बैत करे, लेकिन औरहान इनकार करता है क्योंकि उसे अपने अंजाम का खौफ है। सुल्तान महमद अपनी फौज खुसूसन जानसारों को पुरजोश अंदाज में खिताब करते हैं और गद्दार और बाज़ंतीनी काफिरों के जरिए सल्तनत को कमज़ोर करने की साजिश का जिक्र करते हैं। जंग शुरू हो जाती है और बागी औरहान के सिपाही अचानक हमला करते हैं। मैदान जंग में तलवारें चलती हैं और शदीद लड़ाई होती है। साथ ही उस्मानी सिपाही फतह की नारेबाजी करते हैं। इस दौरान सुल्तान मोहम्मद बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी हो जाते हैं। ये एक तलवार का मामूली सा जख्म है जो बाजू पर आता है। आगे दिखाते हैं कि एक नौजवान सिपाह सालार अपने दोस्त के शहीद होने पर गमज़दा होता है। वो शहाबुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने जानसारों को दानिस्ता तौर पर आगे रखा, जिससे जानी नुकसान हुआ, लेकिन शहाबुद्दीन इनकार कर देती हैं। इसी दौरान जगनूस आगा देखते हैं कि सुल्तान जख्मी है, लेकिन सुल्तान इसे मामूली खराश करार देते हैं। मगर जगनूस इसरार करते हैं कि तलवार का जख्म जानलेवा हो सकता है और वो पास ही एक गांव में एक मशहूर तबीब के पास जाने का मशवरा देते हैं। दूसरी तरफ उरहान, जो भाग निकलता है, अपनी नाकामी पर गुस्से में है और वो कसम खाता है कि वो बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। वो अमरिया जाने का फैसला करता है और बाज़ंतीनियों का साथ देने का अज़्म करता है। इधर यानूश हंगरी के महल में वीटिकन से बात करता है तो वीटिकन इसे कहता है कि तुर्कों को हराना तकरीबन नामुमकिन है और यानूश को वीटिकन की हमायत के लिए पहले अपनी सलाहियत पापाए आज़म पर साबित करनी पड़ेगी। इस तरफ सुल्तान और जगनूस आगा गांव के तबीब ताताए सूफी से मिलते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी कम है और हाथ लरज रहे हैं। ताताए सूफी अपनी गोद ली हुई बेटी अलीना का तारुफ कराते हैं, जो कि इल्म नबातात में महारत रखती है और वही जख्म का मुआयना करती है और कहती है कि जख्म खराब हो चुका है। साथ ही वो बताती है कि उसने एक मुसलमान तबीब अबू शम्सुद्दीन की किताब पढ़ी है, जिसके मुताबिक बहुत सी बीमारियों की असल वजह आंखों से दिखाई न देने वाले जरासीम होते हैं। वो जख्म की सफाई के लिए सिरके का इस्तेमाल करती है। अलीना जख्म की सफाई के दौरान सुल्तान से पूछती है कि सुल्तान को ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, तो सुल्तान ये जवाब देते हैं कि उनको तकलीफ नहीं हुई। सुल्तान अलीना और ताते सौफी से इल्तजा करते हैं कि उनका यहाँ आना राज रहे तो बेहतर होगा। दूसरी तरफ साबिक सुल्तान मुराद खान अपने छूटे बेटे अहमद के साथ हैं। शेर लिख रहे होते हैं,
तब इन्हें खबर मिलती है कि सुल्तान महमद में उरहान की बगावत को शानदार तरीके से कुचल दिया है, जिस पर मुराद खान फख्र महसूस करते हैं। अब इस तरफ हुमा खातून का ख़त मुराद खान को पहुंचता है, जिसमें वो बताती हैं कि उनकी सेहत याबी सुल्तान की खुशी का असल सबब है। हुमा खातून महल में सुल्तान महमद से मिलती हैं और ज़ख्म का मुआयना करती हैं। वो जगनूस आगा के इस काम में महारत पर हैरान होती हैं तो सुल्तान मुस्कुराते हैं और अलीना का जिक्र करते हैं। यहीं से हुमा खातून बेटे की मोहब्बत को महसूस करती हैं। दूसरी तरफ यूनानी कमांडर यानूश शहजादी मारा खातून के महल में आता है और शहजादी मारा के वालिद के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर करता है। मारा खातून यानोश से कहती हैं कि वो इस बगावत को दोहराने की गलती ना करे, तो यानोश धमकी देता है कि जब वो अगली बार आएगा तो उसका रवैया दोस्ताना नहीं होगा। शहजादी मारा यानोश को आखिरी तंबीह करती है कि वो अगर जिंदा सलामत जा रहा है तो ये सुल्तान की रहम दिली का नतीजा है और इसके लिए आखिरी तंबीह है। अब एड्रीन में चांदरली हलील पाशा और उनके हमराज सुल्तान महमद की नई हिकमत अमली पर फिक्रमंद हैं, क्योंकि हलील पाशा को शक है कि सुल्तान जंग के लिए नए हथियारों की तलाश में है, जिससे उनका इख्तियार कम हो सकता है। हलील पाशा गुरूर से कहते हैं कि क़ुव्वत रिवायत, विरासत और इल्म का नाम है, और क़ुव्वत आंख पर दूरबीन लगाकर किसी दूर की चीज को नजदीक देख लेने का नाम नहीं है। वो समझते हैं कि सुल्तान महमद जल्द ही इस हकीकत को जान लेगा। दूसरी तरफ सुल्तान महमद तोप खाने का मुआयना करने जाते हैं और वहां माहिरीन से तोपों की मजबूती पर सवाल करते हैं। सुल्तान को मालूम होता है कि नाकिस लोहा और बारूद इस्तेमाल होता है, जिससे तोप फूल जाती है, जिस पर सुल्तान मशवरा देते हैं कि कांसी आजमा कर क्यों नहीं देखते। माहिरीन कहते हैं कि इखराजात बढ़ जाएंगे, मगर सुल्तान कहते हैं कि इखराजात 4 गुना बढ़ जाएं, लेकिन फ़ायदा 40 गुना बढ़ेगा। इधर बाज़ंतीन के शाह ज़ख्मी हालत में अपने वज़ीर से कहता है कि उरहान बगावत में नाकाम हो गया और शाह के भाई ने उरहान को मौत के मुंह से बचाकर मोरिया भेज दिया है। शाह वज़ीर को कहता है कि इसके मरने के बाद इसकी मां हेलिना पर भरोसा न किया जाए, क्योंकि वो शाह के मरने के बाद कुस्तुनतीन को ही बादशाह बनाना चाहेगी, जबकि शाह ऐसा नहीं चाहता। दूसरे मंजर में दिखाते हैं कि तुर्कों के हाथों शिकस्त के बाद बाज़ंतीनी शहजादे आपस में बहस कर रहे हैं, लेकिन उनकी मां इन्हें मुत्तहिद रहने का दर्स देती है और साथ ही ये भी कहती है कि उरहान के तख्त पर बैठने में ही इन दोनों का फ़ायदा है। अब सुल्तान महमद अपने पाशाओं को मजार की रियासत पर हमला करने की तैयारियों पर सवाल करते हैं, तो पाशा इन्हें बताते हैं कि यानुश वीटिकन के साथ इत्तेहाद की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुल्तान यानुश की जगह बाज़ंतीनियों पर हमला करने का फैसला करते हैं और दलील देते हैं कि बाज़ंतीनी सल्तनत रिश्ता हुआ नासूर है। सुल्तान ऐलान करते हैं कि उनका हदफ वही है जिसकी रसूलुल्लाह ने बशारत दी है। वज़रा बशमूल हलील पाशा कुस्तुनतुनिया की मुहिम की नाकामी, अपने वालिद की नाकामी समेत इखराजात और दीवारों की मजबूती का हवाला देकर रोकते हैं, जिस पर सुल्तान महमद गुस्से से कहते हैं कि वो सुल्तान मुराद नहीं, सुल्तान महमद हैं, और पाशा इन्हें उनके बाबा से ना मिलाएं, क्योंकि उनके साथ वो हैं जिनके लिए ईमान सब कुछ है। वो कुस्तुनतुनिया फतह करना चाहते हैं क्योंकि वो उनके रास्ते की रुकावट है। फिर सुल्तान वजीर ख़जाना को हुक्म देते हैं कि वो अपनी मोहरें जमा करें और आगाज़ करें। वो देखेंगे कि कुस्तुनतुनिया की फतह क्या बूझ डालती है, तो हलील पाशा मायूसी से तामील करते हैं। इधर जगनूस आगा हुमा खातून को अलीना की सादगी, शराफत और उजरत कबूल ना करने के बारे में बताते हैं। इसके बाद हुमा खातून को यकीन हो जाता है कि अलीना एक गैर मामूली लड़की है। हुमा खातून अलीना को तलाश करती हैं और उसकी काबिलियत से मुतासिर होकर उसे पाए तख्त आने की दावत देती हैं। अलीना ताते सोफ़ी को छोड़कर जाने से हिचकिचाती है, लेकिन हुमा खातून उनके भी तमाम इंतजामात की ज़मानत देती हैं। इसी दौरान शहाबुद्दीन सुल्तान महमद के हुक्म पर जानसारों से मिलने आते हैं, लेकिन वहां तुगन आगा और शहाबुद्दीन के दरमियान तल्ख मुकालना होता है। तुगन आगा ने जानसारों के हालात जानने के लिए शहाबुद्दीन को भेजने पर सुल्तान के हुक्म की हिकमत पर सवाल किया है। दूसरी तरफ साबिक सुल्तान मुराद खान हलीमा खातून की तरफ से भेजे गए खतूत को रोकने की साजिश पर गुस्से में आ जाते हैं और वो हलीमा को हुक्म देते हैं कि वो अपना सामान बांधे
और अपने बाप के पास चली जाए। हलीमा खातून मिन्नत समाजत करती हैं कि वो उसे बेटे यानी शहजादे अहमद से दूर न करें, लेकिन मुराद खान सख्त हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो उसे आखिरी बार अलाउद्दीन, जो कि उनका फौत शुदा बेटा है, की खातिर मुआफ़ कर रहे हैं। इसके बाद दिखाया गया कि शहजादी मारा सुल्तान महमद के महल में तशरीफ़ लाती है। अब तुगन आगा शहाबुद्दीन से होने वाली मुलाकात का जिक्र हलील पाशा से करते हैं और ख़दशा ज़ाहिर करते हैं कि शायद शहाबुद्दीन वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। इस तरफ अलीना महल के अंदर गुलशन शाही में पहुंचती है, जो ख़ास ख़वातीन के लिए मखसूस है, और इसे बताया जाता है कि यहाँ किस तरह हर शख्स को इल्म, फ़न और महारतें सिखाई जाती हैं। हुमा खातून अलीना को शाही तबीबा वसीला खातून के सुपुर्द करती हैं ताकि वो उनकी शागिर्दी में तिब का इल्म सीखे और सुल्तान के लिए दवाएं भी तैयार करे। दूसरी तरफ हलीमा खातून, जो अब महल में तन्हा हैं, शदीद हसद में मुब्तला हैं, लिहाजा वो दरबार में अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए वसीला खातून को एक पैगाम भेजती हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो किसी और साजिश की तैयारी कर रही हैं। अब शहाबुद्दीन वापस अपने कमरे में आते हैं तो वहाँ खलील पाशा मौजूद होते हैं और वो शहाबुद्दीन को धमकाते हैं कि अपना मकाम और रुतबा वो किसी के साथ नहीं बांटेंगे। इसके साथ ही ये किस्त ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसी तरह दूसरी किस्त का रीकैप चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।